हिंद विद्यार्थियों, आज हम एक न्यू चैप्टर जो है क्लास 9 का पहला लेसन हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी मैथ का, जिसका चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अभी तक हम जो भी वीडियो इस पर अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, वह बोर्ड के एग्जाम यानी 10वीं के एग्जाम को फोकस करके डाला गया था, लेकिन अब एग्जाम उन लोगों का खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, शुरू से आपको 9th और 10th के मैथ को कंप्लीटली जीरो से बताने वाले हैं और उसके इतनी बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप एकदम सीख लेंगे। देखिए, ये जो 9th का पहला मैथ है, उसमें पहले चैप्टर संख्या पद्धति में कुछ आपको परिभाषिक शब्दावली ढूंढना है। परिभाषिक इसलिए क्योंकि परिभाषा से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिभाषा से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जाम्पल भी बनवाया जाएगा, क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल बना लेते हैं तो प्रश्नावली भी बना लीजिएगा। तो एग्जाम्पल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें प्रश्नावली लगभग 6 प्रश्नावली है, जिसका पहला इसमें डिफिनेशन है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सभी बच्चे को याद है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराइए मत, क्योंकि सभी को लेकर चलना है। किसको याद भी है, कुछ को नहीं भी याद है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं और पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, इन तीनों को याद करते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या एकदम शुरुआती संख्या होती है। तो गिनती की सभी संख्या, तो गिनती 1 से गना जाता है। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और वह शुरुआत कहां से होगा, 1 से शुरू होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे वो अनंत तक जाएंगे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 होगी। और सबसे बड़ी पूछे तो क्या होगा, अनंत होगा। ठीक, उसी तरह पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा दे, प्राकृत संख्या के पहले क्या लगा दिया जाए, 0 लगा दिया जाए, तो कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, और ये भी कहां तक जाएगा, तो अनंत तक। यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0, और सबसे बड़ी अगर पूछे तो क्या होगा, अनंत होगा। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं। तो देखिए, पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी आ जाता है, ऋणात्मक संख्या और शून्य भी हो जाएगा। तो ये लगभग कंप्लीटली समूह होता है ऋणात्मक समूह का, एक शून्य भी होगा, और धनात्मक संख्या के, ये सभी का समूह जो होता है वह क्या कहलाता है, ऋणात्मक संख्या। जैसे इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये डॉट डॉट से शुरू होगा, अनंत से माइनस में आएगा, -2, -1, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऋणात्मक समूह इधर भी होगा अनंत तक, इधर भी अनंत तक होगा, इन्फिनिटी तक। उसके बाद 1, 2, 3, इधर भी क्या होगा, अनंत तक। ये 3 बातें समझे। अब देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, हाँ और ना में जवाब देना है। तो पूछेगा, ये आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल आप 1 देखिए, तो वहां दिया गया है क्वेश्चन कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए, ये सभी जो प्राकृत संख्या इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, क्या सभी, अब हम आपको लिखकर ही बता देते हैं, थोड़ा समय कम लगे, सभी को आप समझ लिए। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस इस पर समझा देते हैं, 6 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए, अब हम आपके लिए क्वेश्चन ला दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा परिभाषा पर गौर किए हैं तो उसी टाइप के आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्नावली 1.1 में भी है और उदाहरण 1 भी है। देखिए, हम आपको बेसिक बताएंगे, कोई हड़बड़ नहीं है कि आप बताकर हट जाने, नहीं, हम आपको बताएंगे तो कंप्लीट बात बताएंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, गारंटी है हमारा। देखिए, अब क्वेश्चन आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो जाता है, कहीं कहीं सब्जेक्टिव हो जाता है, आराम से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या नहीं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, और हाँ और ना में जवाब देना। देखिए, ये सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या में आया है कि नहीं है, बिल्कुल सही आया है, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ होगा। अब बिल्कुल सही समझे। अब उसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, थोड़ा सा आप सोचिए, तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में होगी, नहीं होगी, बिल्कुल सही। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें 0, 1 इसमें शामिल नहीं है, तो यहां जवाब हो जाएगा नहीं। क्यों का क्या जवाब होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 0 है। अब उसी तरह तीसरा क्वेश्चन, सभी प्राकृत संख्या, जो सभी प्राकृत संख्या है, क्या पूर्णांक संख्या है। देखिए, तो ये सभी प्राकृत पूर्ण में आएगी, तो बिल्कुल आएगी, ये भी जवाब क्या होगा, हाँ। क्यों आएगी, तो देखिए 1 से शुरू होता है, जो सब आ गया। उसी तरह चौथा क्वेश्चन भी है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी। देखिए, तो ये सभी जो पूर्ण संख्या है ये पूर्णांक में आएगी, एकदम आएगी। देखिए, 0 से है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसको समझते चलिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है 9th मैथ।
उसके बाद देखिए, क्या सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक बात करें तो ऋणात्मक समूह, शून्य और धनात्मक समूह, क्या ये सभी प्राकृत में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे भैया। देखिए तो ये क्या जवाब होगा? नहीं जवाब हो जाएगा। ठीक, उसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो देखिए ये भी सब इसमें शामिल होगा? नहीं शामिल होगा, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? नहीं। देखिए 6 क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी में लिख कर जरूर बनाइएगा और पढ़िएगा, ताकि आपको कभी भी काम करेगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे, आप पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, समझाना है, उसी कॉन्सेप्ट से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ताकि आप पढ़े तो दूसरों को भी समझा पाए। अब हम आपको कुछ और परिभाषिक टर्म समझा देते हैं। देखिए अब परिभाषिक शब्द 2 है, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। भाज्य समझा देते हैं पहले आपको कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका, वैसा संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य चाहे सीधे लिख देते हैं गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होना चाहिए, उसको बोलेंगे क्या संख्या? भाज्य संख्या। परिभाषा ही समझा देते हैं। अब इसका क्या होगा परिभाषा? तो जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या। अब हम आपको एग्जांपल समझे। देखिए एक जो संख्या होता है ना, एक, ये ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, इसको पहले याद रखिएगा। एक के बाद आता है 2। तो देखिए अगर हम 2 को यहां लिखते हैं तो 2 का भाज्य गुणनखंड 1,2 ही होगा, 2 ही होगा। तो यहां पर परिभाषा देखिए कि वैसा संख्या जिसका भाज्य गुणनखंड केवल 2 ही हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या था। तो 2 इसमें आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 3। 3 देखिए, तो 3 का भी एक और क्या होगा? 3 होगा, तो 3 भी इसमें शामिल हो गया। अब देखिए 4 की बारी है, तो 4 एक बार में भी कट जाता है, 2 बार भी कट जाता है और 4 बार में। तो देखिए 2 से अधिक हुआ ना, जब गुणनखंड उसका 2 से अधिक हो जाए तो उसको रखना है आपको भाज्य में। तो 4 किस में चला जाएगा? इसमें आ गया। अब 4 के बाद 5 देखिए, 1 और 5 होगा तो इसमें आ जाएगा 5। 6 देखिए, 6 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6, 4 हो गया ना, तो ये किस में चला जाएगा? तो ऐसे ही संख्या को आपको क्या करना है? चेक करना है, और जिसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे मिले तो आपको भाज्य अभाज्य में कर लेना है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। बात तो ये तो क्लियर है कि आपसे ये तो परिभाषा समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा पहला कि सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए सम अभाज्य संख्या पूछेगा, कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, लेकिन एक सम अभाज्य संख्या। देखिए सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से कट जाती है। तो देखिए 2 है जो सम संख्या और क्या संख्या? अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कोई देखिए यहाँ 4 आ गया, 6, 8, 10, 12, कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा हम सम अभाज्य की बात करेंगे। यह क्वेश्चन परिभाषा से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम नहीं, भाज्य और अभाज्य का गुणनखंड, और अभाज्य का गुणनखंड, गुणन पूछेगा, गुणन। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य क्या है? 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य क्या है? तो 2 है। इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं परिभाषा से। अब मेन टॉपिक आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। परिभाषा के बाद आपको एक क्वेश्चन भी बताएंगे कि उसको कैसे बनाया जाए, होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे, और ये परिभाषिक है परिमेय और अपरिमेय से संबंधित। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तब आप जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या का सिंपल परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में अगर लिख देंगे, यानी बट्टा में लिख देंगे, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। के रूप में लिखा जाए, ठीक, लिखा जाए, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ये जो P/Q है ना, जो यहाँ पर, तो यहाँ लिखा जाता है जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। मतलब ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, ये बल्कि पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो सभी शामिल हो जाते हैं। अब इसका हम जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3/2 एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। केवल 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब बात सबसे बड़ी आती है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 0 भी एक परिमेय संख्या, Q इज नॉट 0 यहाँ हो जाता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 हम लिख सकते हैं,
इसलिए 0 एक क्या है, परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई परिमेय संख्या की। अब बात है अपरिमेय की। तो देखिए इसको थोड़ा सा अगर अ मिटा दे तो ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अ लगने का सेंस होता है कि जो नहीं हो, तो नहीं के सेंस में क्या लग जाता है, अ। जैसे संभव होगा तो संभव मतलब होता है वैसा काम जिसे हम कर सकते हैं, और वहीं पर असंभव लग जाए तो वही काम अगर हमसे नहीं हो तो उसको असंभव बोलेंगे। तो सेम बात वही कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख दिया जाए उसे परिमेय बोलते हैं, और जिसको नहीं लिखे यानी वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, ये नहीं लिखा जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, यहां तक तो आप समझ लिए कि अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, अब मेन टॉपिक है कि अपरिमेय संख्या पहचाने तो कैसे। तो अब अपरिमेय संख्या पहचानने का आपको 2 बातें बताते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 9वीं नहीं बल्कि 10वीं में सबसे बेहतरीन काम करेगा। देखिए पहचानने का पहला तरीका क्या है कि रूट में हो लेकिन वास्तविक वर्गमूल न हो। अब ये बात क्या है कि रूट में भी हो और वर्गमूल ना हो, ये बात क्या है। तो अपरिमेय की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो संख्या रूट में होगी। ठीक, लेकिन यहां पर एक और बात कहें कि उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं यहां पर, जैसे लिखे √2, तो रूट की पहचान है अपरिमेय, तो √2 का कोई वर्गमूल होता है तो नहीं, तो ये कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। थोड़ा आप से समझिएगा। उसी तरह अगर √4 ले ले, 4 कौन सा संख्या होगा, तो देखिए रूट में हो तो अपरिमेय हो लेकिन वास्तविक वर्गमूल न हो, लेकिन इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब वर्गमूल निकल गया तो परिमेय नहीं बल्कि क्या हो गया, अपरिमेय। यही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कि √5 दे देते हैं, तो √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कौन संख्या होगा, अपरिमेय होगा। फिर उसी तरह रूट अगर 9 कर दे, तो अब आप बात समझ गए हैं कि रूट में हो वर्गमूल न हो, वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये 3 आ जाएगा, तो कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय। अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि परिमेय कब होगा और अपरिमेय कब होगा। एक और टॉपिक आप सभी लिख लीजिएगा, सबसे बेहतरीन काम करेगा। अब हम आपको एक और बात बताते हैं कि कब अपरिमेय नहीं होगा। देखिए अब फिर एक और अपरिमेय की पहचान है कि जब दशमलव के बाद अनगिनत संख्या आने लगेगी। मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर कुछ एक दशमलव के बाद संख्या लिए 3.543.2 ऐसे डॉट लगा दिए। डॉट क्यों लगा रहे हैं, देखिए एक और बात समझिए कि जैसे 3 4 2 5 4 ऐसी संख्या अनलिमिटेड आने लगे, और आने के क्रम के बाद आपको डॉट का साइन मिले, यानी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो बार बार आ रही है, तो एक ये भी पहचान है किसका, अपरिमेय का। एग्जाम में पूछा भी गया, देखिए 0.10110111 ऐसे करके क्वेश्चंस जब पूछे जाए, संख्या दी जाए, तो वह संख्याएं परिमेय नहीं बल्कि क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब हम आपको ये फर्स्ट वीडियो था, आपके पाठ का पूरा परिचय दे दिए, परिभाषिक शब्द दे दिए। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से टेलीग्राम में ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम में फायदे क्या है, तो फायदे यही है कि हम आपको वहां पर अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स डालेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।